नमस्कार, मैं हूं आलोक मोहन नायक और मेडिकल डायलॉग के आज इस विशेष कार्यक्रम हेल्थ चर्चा में आप सबका स्वागत करता हूं, आपको वेलकम करता हूं। आज की जो बीमारी है, जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, उसके बारे में आम लोगों को जानकारियां कम हैं, लेकिन अंधविश्वास कह लें या धारणाएं कह लें, ये कुछ ज्यादा है। इसमें गलतफहमियां कह लें, ये इस बीमारी को लेकर ज्यादा है। ये बीमारी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके इलाज क्या है, इसके डॉक्टर्स कौन हैं, इसकी तमाम चीजों को लेकर बहुत सारे लोग कम जानते हैं, लेकिन इससे डरते बहुत ज्यादा है। बीमारी का नाम है एपिलेप्सी, मिर्गी। हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर होंगे, डॉक्टर अंशु बराड़े। आप मुंबई से हमारे साथ हैं। वहाँ पे बांद्रा एक जगह है जहाँ पर होली फैमिली हॉस्पिटल है। आप डॉक्टर अंशु बराड़े को बहुत लोग जानते हैं। आप एक देश के पूरी दुनिया में जाने माने जो न्यूरोसर्जन्स हैं, उनमें से आप एक हैं। देश के जाने माने डॉक्टर हैं। मुंबई में आपकी कई विशेषताएं हैं, आपको बहुत सारे लोग जानते हैं। मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी जो होती है, इसमें कम कट लगता है, उसके आप एक्सपर्ट हैं। ब्रेन की सर्जरी आप कहें या स्पाइन की सर्जरी आप कहें या एपिलेप्टिक सर्जरी यानी जिसको अपन कहते हैं मिर्गी की सर्जरी आप कहें, बच्चों की जो न्यूरो सर्जरी होती है, ऐसी तमाम विशेषता है जिनके डॉक्टर साहब एक्सपर्ट हैं। तो उनकी जो एक्सपर्टनेस है, उनकी जो विशेषता है, उसका लाभ हमारे दर्शकों को मिलेगा और जो भी सवाल है वो सब हम पूछेंगे और उनसे जानकारी मिलेगी। डॉक्टर अंशु, मैं आपका बहुत ज्यादा वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं हेल्थ चर्चा में मेडिकल डायलॉग के। वेलकम सर। Thank you, Mr. Alok, for giving me an opportunity to come to this platform. Yeah? सर, मेरा पहला सवाल आपसे है कि जो एपिलेप्सी बीमारी है, ये बीमारी क्या है और कितनी गंभीर है ये बीमारी आपके हिसाब से? एपिलेप्सी मतलब मिर्गी आना, ये जो आम लोगों की भाषा में हम मिर्गी जिसे कहते हैं, अगर ये बार बार आती है तो इसे हम एपिलेप्सी कहते हैं। अगर ये एक ही बार आती है तो इसे हम सिंगल एपिसोड ऑफ सीजर या फिट कहते हैं। तो ये जो बीमारी है एपिलेप्सी, इट इज वेरी मच ट्रीटेबल या विथ मेडिकेशंस, एंड इफ मेडिकेशंस डजंट वर्क, if it goes into intractable epilepsy, then there are a couple of surgical options as well to that. डॉक्टर अंशु, एक बात हम जानना चाह रहे थे, क्या एपिलेप्सी बचपन से होती है या जवानी में होती है या कभी भी होती है? यानी जैसे पोलियो बचपन में हो जाता, तो एपिलेप्सी क्या बचपन में होती है या किसी भी एज में किसी को भी हो सकती है? तो एपिलेप्सी का कोई एज प्रेडिलेक्शन नहीं है, किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है। ये डिपेंड करता है एपिलेप्सी का कारण क्या है। जो छोटे बच्चे रहते हैं, बच्चों में सबसे कॉमन कारण रहता है फेब्राइल सीजर्स। तो फेब्राइल, जो बच्चों को काफी तेज बुखार आता है, उनमें एपिलेप्सी काफी कॉमन रहती है। जो जैसे फीवर कम हो जाता है तो धीरे धीरे रुक जाती है। कुछ लोगों में, जैसे यंगर पॉपुलेशन में, जिनको ब्रेन डेवलपमेंट जिनका प्रॉपर नहीं हुआ रहता है, या जिनको बर्थ के दौरान कुछ ब्रेन इन्फार्क्ट्स हुए रहते हैं या हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी हुई रहती है, उनमें भी एपिलेप्सी पाई जाती है। और एल्डर पॉपुलेशन में, जैसे ओल्ड जो लोग रहते हैं, उनमें अगर एपिलेप्सी आती है तो उनके कारण कुछ और रहते हैं, जैसे कि स्ट्रोक होना या ब्रेन ट्यूमर होता है। अगर ये ब्रेन ट्यूमर होता है तो ये भी ट्रीटेबल रहता है। सर, मेरा एक क्वेश्चन है, लेकिन इसके 3 हिस्से हैं, इसलिए मैं आपको एक एक हिस्से में पूछना चाहता हूँ। सर, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं एपिलेप्सी के? कैसे पता लगता है कि इस पेशेंट को एपिलेप्सी हो गई है? ओके, सो सी एपिलेप्सी मींस सीजर इन इटसेल्फ इज अ सिम्पटम। तो जो सीजर होता है उसमें कुछ और सिम्टम्स जैसे रहते हैं, जैसे कि कुछ पेशेंट्स को आभास होता है, जिसे हम ऑरा कहते हैं। कुछ पेशेंट्स को आभास होता है कि हमें अभी फिट आने वाला है। तो ऐसे पेशेंट्स जिनको ऑरा आता है, वो लोग खुद ही खुद को ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कि वो मिडाजोलाम स्प्रे रहता है, हम उनको प्रिस्क्राइब करते हैं, जो वो 4 से 5 पफ लेने के बाद वो सीजर उनको नहीं आता है। या फिर जो सीजर रहता है, उनमें कुछ लोगों को इनवॉलंटरी लिम्ब मूवमेंट्स होते हैं, इनवॉलंटरी हाथ और पैर की जर्की मूवमेंट्स होते हैं, या फिर आंखें ऊपर घूम जाती है, जैसे आंखें सफेद हो जाती है, या मुंह टेढ़ा होता है, मुंह से झाग आने लगता है, बेहोश हो जाते हैं, कपड़े में पेशाब छूट जाती है। तो ये सारे कॉमन सिम्टम्स है सीजर के। सर, जैसे किसी को मलेरिया हो तो आप उसका टेस्ट करा देते हैं,
या किसी को खांसी आ रही हो तो उसका ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट करा देते हैं। तो इसके कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या क्या होते हैं, डायग्नोसिस इसका क्या क्या होता है, कैसे पता चलता है कि इसको हो गया है एपिलेप्सी? तो जिसको सीजर आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कारण पता करना रहता है। अगर ये छोटे बच्चों में पाया जाता है, जैसे फेब्राइल सीजर्स रहता है, तो उनमें हम यूजुअली इमेजिंग स्टडीज नहीं करते हैं, बिकॉज वी नो दैट इट इज अ फेब्राइल सीजर एंड इट इज गोइंग टू स्टॉप। अगर हमें पता लगता है कि ये एपिलेप्सी कंटिन्यूस पेशेंट्स को सीजर आ रहे हैं, या फिर कोई एडल्ट जेंटलमैन है जिनको सीजर आया है, तो देन वी कैन डायग्नोज द कॉज ऑफ सीजर बाय डूइंग ब्रेन एमआरआई। एंड जो हम ब्रेन एमआरआई करते हैं वो एक स्पेशल एमआरआई रहता है, जिसे हम ब्रेन एमआरआई एपिलेप्सी प्रोटोकॉल कहते हैं, जिसमें बहुत थिन सीक्वेंसेस में जो ब्रेन का एक पार्ट रहता है जो मोस्ट सीजर प्रोड्यूस करने वाला एरिया रहता है, उसे हम काफी थिन स्लाइसेस में चेक करते हैं, वहाँ पे कुछ डेवलपमेंटल प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर अगर प्राइमरी हमें कॉज कुछ मिलता है, जैसे ब्रेन ट्यूमर अगर हमें मिलता है, तो हम कॉन्ट्रास्ट ब्रेन एमआरआई करते हैं। और हम एक और टेस्ट करते हैं जिसे हम कहते हैं ईईजी। ईईजी मतलब इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। सो जिसमें हम स्कैल्प पे, हमारे स्कैल्प के ऊपर इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, जिससे हमें पता चलता है सीजर का फोकस कौन से साइड से आ रहा है, लेफ्ट साइड से आ रहा है, राइट साइड से आ रहा है, या फिर ब्रेन के सामने के भाग हिस्से से आ रहा है, फ्रंटल लोब से आ रहा है, या पैराइटल लोब से आ रहा है, या टेम्पोरल लोब से आ रहा है। तो हमें ये प्रॉपर पता चलता है कि दिस एपिलेप्सी इज जनरेटिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड और राइट साइड, एंड विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इन्वॉल्व्ड. So for this, to diagnose the cause of this epilepsy, we do MRI brain and EEG commonly. There are a couple of other tests also which are not very routinely done, but yes, if patients fall into the category, if they are requiring surgery at a later date, then हम PET CT scan करते हैं, जिससे हमें पता चलता है ब्रेन का हाइपोमेटाबॉलिज्म कौन से एरिया में है, जहाँ से जो सीजर प्रोड्यूसिंग एरिया है, तो वो हमें पेट स्कैन से भी पता चलता है। तो बट मेन इन्वेस्टिगेशंस आर ब्रेन एमआरआई एंड ईईजी। डॉक्टर अंशु, छोटे शहरों में जहाँ लोग न्यूरो फिजिशियन नहीं समझते हैं, न्यूरो सर्जन की आइडेंटिटी उनको नहीं पता कि कौन डॉक्टर होता है, तो पेशेंट को किस तरह के डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए? कौन से डॉक्टर्स हैं जो उनके पास पेशेंट को जाना चाहिए? तो छोटे शहरों में अगर आप बात करेंगे तो आई थिंक इन टुडेज डेट नॉट अ सिंगल स्मॉल सिटी हैज अ गुड एमबीबीएस डॉक्टर। सो किसी भी पेशेंट को अगर फिट आता है या सीजर आता है, एपिलेप्सी आती है, तो इमीडिएटली एक एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाके फर्स्ट कॉल लेना चाहिए वहाँ पे। And then the समय कम, न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरो सर्जन। डॉक्टर अंशु, समय कम, इसलिए मैं दो तीन सवाल भी आपसे एक साथ कई बार पूछ रहा हूँ, क्योंकि इस बीमारी को लेकर लोगों में सवाल बहुत है। तो मेरा अगला सवाल, उसमें भी 2-3 हिस्से हैं। क्या इसका ट्रीटमेंट क्या है? दूसरा, क्या ये ठीक हो जाती है? और तीसरा इसी का हिस्सा है कि ट्रीटमेंट कितने समय तक चल सकता है? सो एपिलेप्सी इज वेरी मच ट्रीटेबल एज आई सेड। तो अगर कोई भी पेशेंट को फिट्स आते हैं तो सबसे पहले हमें पता करना रहता है कि ये सीजर आने का कारण क्या है। अगर हमें कारण पता चलेगा तो हम उसको ट्रीट कर पाएंगे। अगर एमआरआई में हमें पता चलता है कि ये जो फिट आने का जो कारण है, ये एक ब्रेन का कोई एरिया है जो सीजर प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम उसको एमआरआई ब्रेन और ईईजी करके पता करते हैं कि यहाँ से दिस इज द सीजर प्रोड्यूसिंग एरिया, एंड वी स्टार्ट दिस पेशेंट्स ऑन एंटी एपिलेप्टिक्स। मतलब जो फिट के जो मेडिसिन रहते हैं, फिट ना आने के लिए जो मेडिसिन रहते हैं, वो हम उन्हें स्टार्ट करते हैं। यूजुअली मोनोथेरेपी मतलब सिंगल ड्रग से ये ट्रीट हो जाती है, बट कुछ पेशेंट्स में अगर हमें लगता है कि ये सिंगल ड्रग से नहीं हो रहा है, तो हम और मेडिसिन उसमें ऐड करते हैं, या फिर सिंगल ड्रग का ही डोज बढ़ाते हैं। अगर ये एपिलेप्सी मल्टीपल ड्रग्स देने के बावजूद भी अगर नहीं रुक रही है, और पता चल रहा है हमें कि ये स्पेसिफिक फोकस है ये ब्रेन में, तो इसके लिए एपिलेप्सी सर्जरीज भी रहती है, जिसे हम एंटीरियर टेम्पोरल लोबेक्टमी कहते हैं, कॉर्पस कैलोजोटोमी कहते हैं, जिसमें हम ब्रेन को की जो फाइबर से जॉइनिंग फाइबर्स रहते हैं उसको हम सेपरेट कर देते हैं। और अगर हमें लगता है कि ये जो सीजर्स है ये अगर कोई ब्रेन ट्यूमर से आ रहे हैं, तो वो ब्रेन ट्यूमर अगर हम निकाल देते हैं तो पेशेंट कैन बिकम सीजर फ्री ओवर अ लॉन्ग रन। क्या ये बीमारी ठीक हो सकती है? Yes, so as I said,
अगर ये डिपेंड करता है कारण क्या है ट्यूमर का, अगर कारण क्या है सीजर का, अगर ये सीजर का कारण हमें पता चलता है, अगर ये ब्रेन ट्यूमर है, हम ब्रेन ट्यूमर निकाल देते हैं तो ये इट इज ट्रीटेबल। और जैसे मैंने कहा, अगर ये कोई टेम्पोरल लोब से आ रहा है तो अगर हम टेम्पोरल लोबेक्टमी कर देते हैं या जो ऑपरेशन कर देते हैं तो ये इट इज वेरी मच ट्रीटेबल। एंड एज आई सेड, बिफोर थिंकिंग ऑफ सर्जिकल adjuncts, we always go for conservative line of management, which is medical management. ये काफी हद तक मेडिसिन से ट्रीट हो जाता है। तो क्या इसका इलाज अफोर्डेबल है? क्या एक आम आदमी इस इलाज को अफोर्ड कर सकता है? Yes, very much, because nowadays in our major cities we have hospitals, government hospitals which do have very good setups जहाँ पे ये operations होते हैं, और काफी छोटे शहरों में भी जहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है वहाँ पे भी ये सारी सुविधा अवेलेबल है, तो ये पेशेंट्स वहाँ जाके ट्रीटमेंट कर सकते हैं एट वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट। सर, किसी पेशेंट को एपिलेप्सी है या वो एपिलेप्सी का पेशेंट है तो उसको अपनी जिंदगी में किस तरह की सावधानियां बरतना चाहिए, कितना अलर्ट रहना चाहिए, मैं उसको किस तरह से प्रिकॉशंस के आप उसको बता दें कि तुम इन जगहों पे सावधान रहो, तो क्या सावधानियां होनी चाहिए एक पेशेंट? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट फर्स्ट प्रिकॉशन वी आस्क देम टू डू इज टू टेक medicines regularly, okay, and they are not allowed to swim and drive, and if they are seizure free with medicines, at least even if they are going for swimming, they should be accompanied by somebody. सर, एक बात और हमें जाननी चाहिए थी। I just missed it. So precautions में आप जैसे अगर आप बोल रहे हैं तो ये पेशेंट्स को स्लीप प्रॉपरली लेना चाहिए, डाइट प्रॉपर रखना चाहिए, मील्स जो रहते हैं जो स्किप नहीं करने हैं, इनको स्ट्रेस अवॉइड करना है, और रेगुलर एक्सरसाइजेस करना है, मेडिटेशन, दिस ऑल थिंग्स हेल्प। सर, मैं एक चीज और जानना चाहता कि जो जिनके परिवार में कोई पेशेंट है उनके लिए भी और आम आदमी के लिए भी, जैसे आप स्टेशन पे, आप प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं और आपने देखा कि किसी आदमी को सीजर आ गया है, दौर आ गया, सर मैं दो चीजें जानना चाहता कि इसको फर्स्ट एड क्या देनी चाहिए, क्या आम आदमी इसको क्या फर्स्ट एड दे सकता है, दूसरा उसी में मैं ऐड कर रहा हूँ, क्या उसको फौरन हॉस्पिटल ले जाना है? ओके, तो अगर हमें दिख रहा है कोई पेशेंट को फिट आया है, सीजर आया हुआ है, तो सबसे पहले हमें वो वहाँ पे भीड़ नहीं जमा करनी है, पेशेंट को कंफर्टेबल करना है, उनको एक लैटरल पोजीशन में रखना है, सिर के नीचे कुछ सपोर्ट देना है, और फिर हॉस्पिटल उनको शिफ्ट करना है एज अर्ली एज पॉसिबल। सर, कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स मैं आपसे जानना चाहता हूँ। एक जो बहुत बचपन से मैंने सुना है, बहुत कॉमन सुनते हैं कि किसी को दौरा आया है तो अपना जूता उतार के उसको सुंघा दो, सर ये मिथ है या फैक्ट है? इट इज अ कंप्लीट मिथ, इसका कोई रोल नहीं है, कोई जूता सुंघाने से कोई सीजर रुकता नहीं है। सर, जिन लोगों को एपिलेप्सी है उनसे शादी नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है, बिकॉज हमें जो ये एपिलेप्सी पेशेंट्स रहते हैं इन्हें हमें नॉर्मल इंडिविजुअल्स के साथ ट्रीट करना है, बट यस, इफ समबडी इज गोइंग फॉर मैरिज, द अदर पर्सन शुड बी अवेयर of the fact that the patient is having epilepsy and उनका कितना कंट्रोल है, क्या मेडिसिन चल रहे हैं, everything should be aware. तो मदर या फादर को है तो बच्चे को भी होगी, ऐसे एक होगी ऐसा नेसेसरी नहीं है, but yes, have more tendency to have epilepsy if they have familial predisposition. जिनको एपिलेप्सी है उनको ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए? कुछ हद तक ये सही है, क्योंकि जिनको एपिलेप्सी है अगर उनको ड्राइव करते वक्त अगर सीजर आता है तो वो खुद को भी हार्म कर सकते हैं और सामने वाले को भी हार्म हो सकता है, इसलिए ड्राइविंग इज नॉट अलाउड फॉर द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम एपिलेप्सी, दे शुड नॉट ड्राइव। सर, एपिलेप्सी वालों को स्विमिंग भी नहीं करनी चाहिए क्या? यस, दे शुड नॉट स्विम, बट जैसे मैंने पहले कहा, हम स्विमिंग ड्राइविंग अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, बट अगर पेशेंट इज सीजर फ्री फॉर मे बी अ ईयर और टू, देन अंडर सम सुपरविजन ही कैन स्विम, बट आइडियली शुड बी अवॉइडेड। वैसे आपने जवाब दिया है, लेकिन चूंकि ये बार बार हम लोगों से पूछा जा रहा है इसलिए मैं दोबारा पूछ रहा हूँ कि एपिलेप्सी एक बार हो जाएगी तो पूरी जिंदगी चलेगी, फिर इसका कोई इलाज नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया है कि जैसे पहले भी मैंने आपको बताया है कि हमें पता करना है सबसे पहले कारण क्या है। अगर हमें कॉज पता चलता है एपिलेप्सी का, अगर वो ट्रीटेबल है, तो पेशेंट्स आर लिविंग अ नॉर्मल लाइफ, अ कंप्लीट नॉर्मल लाइफ।
सर एपिलेप्सी वाले लोगों को शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर धोखे से बिना बताया शादी हो गई है तो उनको बच्चे पैदा नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसा भी नहीं है, बट यस, अगर मदर को एपिलेप्सी है, अगर वो कुछ मेडिसिन पे है, कुछ मेडिसिन ऐसे रहते हैं जो बच्चे में ट्रांसमिट होके बच्चे को हार्म कर सकते हैं, वो ड्रग्स हमें चेंज करके प्रॉपर न्यूरोलॉजिस्ट न्यूरोसर्जन कंसल्टेशन करके वो मेडिकेशंस एडजस्ट करके हमें प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए. बिफोर प्लानिंग प्रेगनेंसी दे शुड कंसल्ट अ प्रॉपर डॉक्टर और एपिलेप्सी डॉक्टर, एंड देन दे शुड प्लान फॉर अ प्रेगनेंसी. सर आखिरी में मैं सर 3 सवाल कंबाइन करके आपसे एक ही पूछूंगा कि ताकि आप उसको एक ही काउंट करें. सर डाइट का क्या रोल है? वेल, डाइट डज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल एपिलेप्सी में, क्योंकि अगर जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर हम मील्स स्किप कर रहे हैं तो फास्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो पेशेंट्स जो मेडिसिन ले रहे हैं उनका मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होता है और उनको फिट आ सकता है. तो इसके लिए दे शुड not skip meals and they should have proper meals at times. एक्सरसाइज या मेडिटेशन, इनका भी क्या कोई रोल है ठीक होने में? यस, मैंने आपको बताया है कि अगर एक्सरसाइज और मेडिटेशन करेंगे तो डेफिनेटली इट हेल्प्स. ये पेशेंट के मेंटल और फिजिकल बेटरमेंट के लिए अच्छा रहता है. They should do it. सर आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आपने जो 2-3 बातें बताई वो आंखें खोलने वाली हैं कि सबसे पहला जो आपने एक उम्मीद जगाई कि ठीक हो सकती है, इससे बहुत जिन पेशेंट्स को होगा, जो लोग इसके शिकार होंगे उनको बहुत अच्छा लगा होगा. तो दूसरी बात आपने बताई कि हमारे जो लोग हैं जो उसको सुन रहे होंगे, अब वो किसी भी पेशेंट को जूता नहीं सुंघाएंगे, बल्कि वो जो उपाय आपने बताए वो उनको करेंगे. इन तमाम जानकारियों को जो आपने एपिलेप्सी डे के मौके पर हमारे दर्शकों को दी, डॉक्टर अंशु, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आपका भविष्य उज्जवल हो, आप बहुत सारे मरीजों को ठीक कर पाए. हमसे बात करने के लिए सब बहुत बहुत धन्यवाद, आभार. या थैंक यू वेरी मच.